नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। फिलोसॉफी ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर 2021 मेंस यूपीएससी आईएएस का पेपर 1 एनालिसिस हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी एंड सी इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योगा फिलोसॉफी द नेचर ऑफ क्लेशास। हाउ डज द रिमूवल ऑफ दिस लीड टू कैवल्या। 20 मार्क्स के लिए था। ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत इजी है, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग सम एरर एंड मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं ना, कि क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन एक सिली मिस्टेक की वजह से आपने मिस कर दिया। तो सिली मिस्टेक क्या हो सकती है कि क्लेशास यू मे कंसिडर इट एज अ चित्तभूमि। तो वो भी 5 ही प्रकार के हैं, क्लेशास भी 5 प्रकार के हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अरे चित्तभूमि में हमने ये डिस्कशन देखा था कि किस प्रकार से रिमूवल ऑफ द हर्डल्स ऑन द पाथ ऑफ चित्तभूमि, या चित्तभूमि के अलग अलग प्रकार से हम कैसे क्या उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे हमें जाना है इन दी पाथ ऑफ योगा। तो चित्तभूमि के भी थोड़े से जो जिसको हम मेंटल स्टेट्स मानते हैं कॉग्निटिव, वो भी कभी कभी कैंडिडेट को कंफ्यूज कर सकते हैं इस केस में। लेकिन स्पेसिफिकली एज वी नो दैट अगर अच्छी रिवीजन है, अच्छा कंसेप्ट क्लियर है, काफ़ी अच्छे से उसको लिख के प्रैक्टिस भी की है, तो शायद किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो सोर्स साइज का इंडियन फिलोसॉफी के क्लास नोट्स बाय ओल्ड मॉन्क फिलोसॉफी पेज नंबर 125 पे 5 प्रकार के क्लेशा दिए हैं। दैट हियर कैंडिडेट इज सपोज टू एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ क्लेशास: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। अभी ये जो 5 प्रकार के क्लेशास दिए हैं, एक्चुअली ये इंडिकेशन है कि सेल्फ जो है पुरुषा, वो रिफ्लेक्शन जो है उसका बॉडी में या पर्टिकुलर माइंड पे, तो ये चित्त पे जो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है अपने आप को उसके रिफ्लेक्शंस के साथ। जैसे हम वो एग्जांपल पढ़ते हैं ना कि मून लाइट व्हेन इट सीज इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, तो वो उसको अपनी रियल आइडेंटिटी मान लेता है। ऐसा कुछ सेल्फ के साथ होता है, और वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद दिस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इट, अननेसेसरीली सेल्फ सफर होता है, यानी पुरुषा इसके वजह से सफर होता है। और इन 5 क्लेशास को ही योगा सिंपल भाषा में बॉन्डेज कहते हैं। ठीक है। सो डेफिनेटली कैवल्य ज्ञान क्या होता है? लिबरेशन होता है। तो पहले बॉन्डेज ही पूछा है योगा ने, यूपीएससी ने क्वेश्चन में पहले बॉन्डेज पूछा है, लेकिन सिर्फ उसको एक अलग कंटेक्स्ट में आपको सवाल में डाल दिया उन्होंने कि नेचर ऑफ क्लेशा पहले बताइए। तो जैसे हम सांख्या में देखते हैं ना कि 3 प्रकार के दुख है ना, जो आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। ये जो 3 प्रकार के दुख है, फिर वहां से वो बॉन्डेज एक्सप्लेन करते हैं, फिर वहां से लिबरेशन। इन द सेम वे अगर योगा फिलोसॉफी को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये जो क्लेशास के प्रकार दिए हैं 5 प्रकार, ये इन शॉर्ट क्या एक्सप्लेन करते हैं? द नेचर ऑफ द बॉन्डेज। ये सोर्सेस ऑफ एफ्लिक्शंस है जिसकी वजह से पुरुषा या सेल्फ अटैच हो जाता है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से। ओके। सो जैसे अविद्या, यानी स्पेसिफिकली ये जो नॉन इटर्नल है उसको इटर्नल समझ लेना, है ना, जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है। अस्मिता यानी फॉल्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज आइडेंटिकल विद द बुद्धि, यानी जैसे कहते हैं ना कई लोग की, रैशनलिस्ट लोग ज़्यादातर इसको ऐसे कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ या जो मुझे एज अ रीज़न ये होता है, वही मैं, मेरा अस्तित्व है। सो दैट्स हाउ दे ओनली रिलाई ऑन द माइंड, एंड फिर वो आइडियलिज्म, फिर वहीं से वो सब निकल के आता है। लेकिन इनका ये कहना है ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है जब आप आपको बुद्धि के साथ रिलेट कर लेते हो। राग एंड द्वेष, वी ऑल नो इन जनरल की एक डिजायर है, प्लेजर, यानी जितने भी पेनफुल चीज़ें हैं या सिचुएशंस हैं, उसके कॉजेज जो है उससे हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये द्वेष है। अभिनिवेश जो है इंस्टिंक्टिव फियर जिसको हम कहते हैं ऑफ डेथ, यानी हम सब में एक इंस्टिंक्टिव फियर होता है कि कभी ना कभी हम मरने वाले हैं। तो ये जो इंस्टिंक्टिव फियर होता है और मरने का डर जो होता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ क्लेशा। एक्चुअली सेल्फ नेवर गेट इन टू ऑल सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। एक्चुअली ये इसके प्रमाण में ही नहीं है, बिकॉज वो नैस्तरेय गुण्य है, गुणों के परे है। तो डेफिनेटली उसको ना हैप्पीनेस का कोई लेना देना है, ना कोई दुख का लेना देना है। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ये सब मिस्टेकनली हो रहा है, और इसी को योगा बॉन्डेज करके एक्सप्लेन करते हैं। सो हियर ये जब आपने एक्सप्लेन कर दिया क्लेशास एज अ बॉन्डेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो डेफिनेटली देयर अपीयर्स द क्वेश्चन कि हाउ आप इसको हटाओगे अपने लाइफ से, सो दैट यू कैन हैव अ कैवल्य ज्ञान यानी लिबरेशन। So that's why candidate should judiciously explain how Ashtanga Marga of Yoga helps in the removal of the hurdles on the path of yogin.
किसी योगिन के मार्ग में, योगिन यानी जो भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है, जो अष्टांग योग का प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कैसे क्या धीरे धीरे हर्डल्स रिमूव करते किए जाते, ये एक्सप्लेन आपको करना है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन हाउ बाय ऑब्टेनिंग डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज थ्रू द पाथ ऑफ अष्टांग योग वन कैन अटेन द कैवल्य ज्ञान। और इसमें आपको समप्रज्ञता असमप्रज्ञता समाधि का भी एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि कैसे आप धीरे धीरे ये क्लेशाज में अलग अलग प्रकार थे, जैसे अविद्या कहिए, अस्मिता कहिए, राग द्वेष कहिए, धीरे धीरे ये हटते जाएंगे, ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बस वही आपको यहाँ पे लिखना था। सो किसी स्टूडेंट का सिली मिस्टेक हो गया होगा, किसी स्टूडेंट ने इसको थोड़ा सा संभल के समझा होगा कि नहीं, क्लेशास चित्तवृत्तिस नहीं है, वो चित्त भूमि की बात नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे यहाँ पे, आई बात ध्यान में। तो ये मेंटल कॉग्निटिव स्टेट्स के बारे में डिस्कशन नहीं है, दिस स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू दी क्लेशास। ओके, ईजी था बाय द वे वैसे 20 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बी, एक्सप्लेन द सांख्या व्यू ऑन 3 गुणास गुणत्रय एंड देयर मॉडिफिकेशंस। अभी 3 गुणास के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली कैंडिडेट को इसके डिटेल में लिखना पड़ेगा। सो द सोर्स इज इंडियन फिलोसॉफी के क्लास नोट्स ओल्ड मॉन्क्स के पेज नंबर 109 पे दिया हुआ है। हियर कैंडिडेट इज सपोज टू एक्सप्लेन द सत्व रजस एंड तमस एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ प्रकृति विच आर 3 गुणास। ठीक है, उसके ऑब्वियसली वो प्रकृति के ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ऐसे ही लिखना है। सो दे आर नॉट समथिंग वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्रकृति, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ इट। ये स्टेटमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो गुणों का साइन क्या है, यानी वन स्टैंड्स फॉर वाइटनेस, वन स्टैंड्स फॉर रेडनेस, वन स्टैंड्स फॉर डार्कनेस। उसके बाद सत्व के जो व्यक्ति होते हैं या सत्व का गुण ये दर्शाता है कि व्यक्ति ब्लिसफुल स्टेट में है। रजस दर्शाता है कि वो रेस्टलेस है, पूरा मोशन का वो साइन है, इंडिकेशन है। तमस में आलसी या टॉर्पिड, जिसको हम थोड़ा सा लेथार्जिक भी कहते हैं, दैट्स वाई इट्स अ साइन ऑफ अ डार्कनेस। सो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अच्छे से वो सब लिखना है आपने। उसके बाद में देयर कैंडिडेट शुड नीड टू एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द प्रकृति क्रिएटेड ड्यू टू द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ द 3 गुणास, है ना, जिसको हम साम्यावस्था, प्रलयावस्था, होमोजीनियस स्टेट, हेटेरोजीनियस स्टेट, ऐसे जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी आना चाहिए। और साथ में एट द एंड वन शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन हाउ ड्यू टू द चेंजेस और मॉडिफिकेशंस इन द गुणास द क्रिएशन हैपन्स। ओके, बिकॉज ये तो बनता ही है कि आप सिर्फ गुणास के कैरेक्टरिस्टिक पे बात नहीं करके चलेगा, आपको उसके अलग अलग मॉडिफिकेशन से क्या परिणाम प्रकृति पे हो रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। सो साम्यावस्था जब तीनों भी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, प्रलयावस्था में सब डिसोल्यूशन हो जाता है, उसमें हमें होमोजीनियस स्टेट में ये भी दर्शाना है, लिखना है कि सत्व चेंजेस इनटू सत्व, रजस इनटू रजस, तमस इनटू, मोशन तो हो रहा है लेकिन वो एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर रहे। लेकिन क्रिएशन ये दर्शाता है कि ये एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कैंडिडेट को ये लिखना पड़ेगा, ड्यू टू द नियरनेस ऑफ पुरुषा टू प्रकृति, द रजस being a characteristic of the motion starts dominating the other gunas and hence the creation takes place. Okay, तो ये क्रिएशन के साथ एंड होना चाहिए, बिकॉज सत्व रजस तमस के मॉडिफिकेशन से ही आप क्रिएशन एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए उन्होंने मॉडिफिकेशन ये शब्द देके इंडिकेशन दिया है कि आपको सर्ग भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू कैन गिव अ पासिंग रेफरेंस ऑफ दी पुरुषा एज एन अस्तरीय गुण्य, बिकॉज पुरुषा का इन तीनों गुणों से कोई देना है नहीं, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है फॉर दी क्रिएशन। सो इसलिए वो रेफरेंस यहाँ पे बनता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सी, व्हाट अकॉर्डिंग टू मीमांसका इज द ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ऑफ अभावा, अब्सेंस, एंड हाउ डज वन नो इट, एक्सप्लेन एंड एग्जामिन। यहाँ पे 15 मार्क्स का सवाल है। सोर्स इंडियन फिलोसॉफी के क्लास नोट्स ओल्ड मॉन्क्स फिलोसॉफी के पेज नंबर 146 147 पे दिए हैं, आप देख सकते हो। बट क्या लिखना चाहिए यहाँ पे कैंडिडेट ने, क्योंकि ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस पूछा गया है, ये कैसे प्रमाणित करता है कि अभावा वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो अभावा किसके आधार पे एक्सप्लेन करते हैं मीमांसा, तो वो है उनका एक इंडिपेंडेंट प्रमाण जो उन्होंने एडमिट किया है, दैट इज अनुपलब्धि और नॉन परसेप्शन, विच इज एडमिटेड ओनली बाय दी कुमारिला भट्टा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, हियर कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन द अनुपलब्धि नॉन परसेप्शन एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाणा which is admitted by Kumarila Bhatta. Here one should explain non-existence, abhava of an object
which can be known from the absence of its cognition, that is from its non-perception. ये elaborate करना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट का नॉन एग्जिस्टेंस, उसका अभाव, मीमांसा किस प्रकार से नॉन परसेप्शन के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं, एंड फिर वही से आएगा कि नॉन परसेप्शन कैसे क्या इंडिपेंडेंट प्रमाण बना। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कैंडिडेट को एक्सप्लेन करते वक्त बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे जार का एग्जाम्पल हम यूजुअली क्लास में पढ़ाते हैं, या हम बुक्स में भी इसको देख सकते हैं कि टेबल पे जार रखा हुआ है और उस टेबल पे जार आप शायद खाना खा रहे थे, फ़ोन आया आपको और आप गैलरी में गए, वापस आया, आपने देखा अरे जार यहाँ पे है नहीं। व्हाट डज इट मीन? कि द एब्सेंस ऑफ अ जार यू हैव नोटिस्ड थ्रू इट्स नॉन परसेप्शन। जार का अभाव, जो क्वेश्चन में पूछा है ना ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस, जार का अभाव आपने उसके नॉन परसेप्शन के आधार पे ये नॉलेज आपको मिला है, या आपने उसको नोटिस किया, हम इसके ऐसे जनरली कहते हैं, राइट। सो यही आपको एक्सप्लेन करना है, आई बात ध्यान में। सो हियर with the help of non perception, candidate need to explain the non existence, abhava of an object, and this is how the Mimamsaka helps in elaborating the ontological status of abhava through the non perception. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रुकता बिकॉज इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। ये उन्होंने पूछा नहीं है, क्योंकि हाउ डज इट वन नो इट ये पूछा, तो हमने अभी तक वो लिखा कि हाउ वन कैन नो अभावा विद द हेल्प ऑफ नॉन परसेप्शन। आगे लिखा है एक्सप्लेन एंड एग्जामिन। अभी एक्सप्लेन एंड एग्जामिन में होता क्या है कि ऑब्वियसली नॉन परसेप्शन के आधार पे ही आपने अनुपलब्धि एब्सेंस को या अभाव को एक्सप्लेन किया है ना, तो यहाँ पे ये भी बनता है कि आपने ये बताना है कि व्हाई नॉन परसेप्शन अनुपलब्धि इज एन independent source of a knowledge and why it is not a, जैसे आगे लिखा है, one should also explain why anupalabdhi is not categorized as a either perception or inference or testimony। आई बात ध्यान में। and lastly how योग्यानुपलब्धि stands as a source of a knowledge of a non-existence। अभाव का एक्यूरेटली नॉलेज प्राप्त होने के लिए योग्यानुपलब्धि कितना सिग्निफिकेंट है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। अब योग्यानुपलब्धि क्या होता है? योग्यानुपलब्धि यानी जो सर्टेन कंडीशंस पे वो डिपेंडेंट होता है उसका नॉलेज, वो कंडीशंस अगर परफेक्टली मैच नहीं हो रही है तो डेफिनेटली उस नॉन परसेप्शन का नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, उस नॉन एग्जिस्टेंस का नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये योग्यानुपलब्धि क्या होता है, एग्जाम्पल के जरिए देखा जाए तो आप जिस जार के नॉन एग्जिस्टेंस को आपने एडमिट किया, अभी उसके नॉलेज को एडमिट किया, वो किस कंडीशंस पे डिपेंडेंट है? तो आपके घर में ही वो जार होना चाहिए, यानी घर के ही जार के नॉन परसेप्शन की बात हो रही है। यानी अगर उस जार को जो आपके घर पे है और जिसके अभाव की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो अगर आप आपके ऑफिस में ढूंढते हो तो विल यू गेट दैट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट जार? बिकॉज वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है? द जार विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज प्रेजेंट ओनली एट योर होम। सो अनलेस एंड अनटिल दैट कंडीशंस मैचेस द नॉन existence of the object the knowledge of it cannot be gained। I hope you have got, because conditions पे based, यानी आप सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि भैया आपने वो जो जार आपके घर पे रखा है उसको ऑफिस में ढूंढोगे क्या आप? नहीं ना, तो उस जार को आप घर पे ही ढूंढोगे ना, क्योंकि वो घर का जार है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। वो कंडीशन क्या है कि दैट जार यू विल ऑलवेज सी एट योर होम। उसका परसेप्शन आपको सिर्फ आपके घर पे ही होता है, बाहर ऑफिस में वगैरह कहीं पे भी उसका परसेप्शन नहीं होता है। ये कैंडिडेट ने एलैबोरेट करके लिखना है। दिस इज कॉल्ड एज योग्य अनुपलब्धि। कंडीशंस शुड मैच, अदरवाइज दैट नॉन परसेप्शन दैट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी नोन। ओके, तो इसीलिए योग्य अनुपलब्धि का भी एग्जामिन लिखा है ना, तो वो मेंशन होना चाहिए। ये आ जाता है पूरा आंसर में। 15 में से 8 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, बहुत अच्छे से कैंडिडेट ने लिखा होगा, आई होप सो, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल था वैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया ही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 6C एनालाइज किया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू माई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेल ID एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली रिगार्डिंग दी ऑनलाइन बैचेस दैट वी आर करंटली गोइंग थ्रू, आपको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आपको उसके जब पहला रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा थ्रू द एंड्रॉयड एप्लीकेशन।
इसके साथ आपको 4 बुक्स वर्थ ₹1500 फ्री मिलेंगे। 24 टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्कोप है। उसका एवेल्युएशन, उसका गाइडेंस, या डेडिकेटेडली मैं स्टूडेंट्स के क्वेरी सॉल्व करता हूँ थ्रू द टेलीफोनिक डिस्कशन, और जितना पॉसिबल है मैं एक्सटेंड करके उनकी सहायता करने की कोशिश करता हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द ऑनलाइन बैचेस इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। टेक केयर।